Good morning everyone and welcome to the hashtag day 4 of our study challenge. So right now जो हमारा टाइम हो रहा है वो हमारा 7:20 होने वाला एंड डेट इज 4 मार्च. ओके, सो आज हम डे की स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी केमिस्ट्री के साथ एंड दिस इज़ माय कप ऑफ टी. आज भी थोड़ा कम ही है. पहले मैं आपको शेड्यूल दिखा देती हूँ कि मुझे आज अपना क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है. देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी. बेसिकली आज मुझे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स करनी है, क्वेश्चंस करने हैं जो मुझे सारे चैप्टर के करने होते हैं. एंड यस, मेरा अब भी करंट वाला टॉपिक रह रहा है. पता है कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो आप प्लान तो करते हो एक दिन के लिए लेकिन खिंच जाती है कई दिन के लिए. केमिस्ट्री में मुझे करना है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर. डीपीज लगानी है केमिकल बॉन्डिंग की एंड पीरियोडिक की एंड उसके साथ मुझे इकोलॉजी करनी है. बेसिकली बायोलॉजी में ना हमारा लास्ट यूनिट चल रहा है. टेस्ट के थ्रू भी और वैसे भी मतलब इस वीक मोस्ट प्रोबेब 2 या 3 दिन में मेरी बायोलॉजी फिर से हो जाएगी. एंड देन उसके बाद पता है क्या करने वाले हैं हम. उसके बाद ये करने वाले हैं कि विद इन 1 या 2 डे ना पूरी बायोलॉजी रिवाइज भी करेंगे. तो अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं. वैसे आई विल नॉट एडवाइज यू कि आप लोग इस तरीके से करें क्योंकि फिर दोनों सब्जेक्ट को साइडलाइन करके ना अच्छा सा भी फील नहीं होता, सैचुरेशन लेवल भी आ जाता है. बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी आदत है चीज़ों को एक बार कंप्लीट करके ऐसे करने की. तो चलो करते हैं अपने डे की स्टार्टिंग. फाइनली मेरे नोट्स हो गए थे. अभी मैं अपने एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स रिवाइज कर रही थी ऑर्गेनिक के. यहाँ पर मुझे आप लोगों को कुछ बताना है. मैंने इससे पहले भी एडवाइस भी किया था एंड मैं वेट कर रही थी कि अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों से भी. एक्चुअल में वन ऑफ आर्ट्स फैमिली मेम्बर उसने मुझसे पूछा था कि मतलब मुझे दीदी बता दीजिए किस तरीके से मैं ऑर्गेनिक करूँ सो दैट मेरा स्कोर इम्प्रूव हो जाए. उसका स्कोर अच्छा नहीं जा रहा था इवन दो शी वॉज वर्किंग हार्ड. मैंने उसको सिंपल ये पॉइंट बोला था कि जब आप ऑर्गेनिक करें पहले तो पर्टिकुलर टीचर को डिसाइड कर लें. देन उसके बाद ना की पॉइंटर्स आपको निकालने चाहिए. रिएजेंट का आपको पता होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या है एंड देन उसके साथ उसके अंदर हमारा रिएक्टेंट क्या है. ये सारी चीज़ अगर आप ऑर्गेनिक में एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी. एंड उसके साथ ट्राई करो कि अपनी एनसीईआरटी पर ही फोकस करो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली. तो जो मुझसे पूछ रहे थे ना काफ़ी दिन से कि दीदी ऑर्गेनिक के लिए बता दो या फिर अपने नोट शेयर कर दो. तो देखो नोट शेयर नहीं कर सकती, मैंने भी यही किया है. आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं. बिकॉज बीइंग एन एस्पिरेंट मैं वो चीज़ शेयर नहीं कर सकती. मे भी आपका स्कोर ना आए तो मैं नहीं चाहती आकर आप मुझे ही उल्टा बोले. तो अभी टाइम है, आप लोग ऑर्गेनिक पर फोकस कर सकते हैं. एंड इसके साथ साथ आप फिजिकल के क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकल वाले जो एग्जाम्पल है वो सोल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी से. क्योंकि फिजिकल की जो हमारी नोट्स होते हैं ना मतलब एनसीईआरटी होती है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं. तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से जितना अच्छे से हो सके कंप्लीट कर लो बिफोर एग्ज़ाम. आप लोगों ने ना मतलब कमेंट किए थे तो मैंने कमेंट से एक चीज़ रियलाइज़ की. जो डीपीपीज़ कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि आप डीपीपीज़ ही करते हैं या फिर इसको बार बार क्यों करते हैं. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. पहले उनके लिए कि जिनको बहुत टाइम लगता है. देखो अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है ना तो एक बार अपना प्रॉपर टाइम देकर ना उनको अच्छे से सॉल्व करो. जैसे मैं आपको ना दिखाती हूँ, ये फ्लूइड वाला है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ना लगता है कि उन्हें नहीं होता या फिर उनसे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट हो पाते.
तो जैसे ना अभी लास्ट 2-3 ईयर से अगर ट्रेंड देखें ना, तो इस चैप्टर से ना ज़्यादा कैलकुलेटिव फॉर्म में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बेसिस पे आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर भी आया था प्रेशर को रेडियस से रिलेट करके। तो जैसे मैंने ना इनको जब सॉल्व किया था ना, तो इनके जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने निकाले थे। लाइक जैसे आप देख सकते हैं, सर ने वैसे ये चीज़ कराई थी और उन्होंने बताई भी थी, बट अगर आप अच्छे से चीज़ें नहीं करोगे तो वो चीज़ नहीं निकाल पाओगे। जैसे यहाँ पर ना मास हमारा रेडियस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हाइट के साथ ना वो इन्वर्स में होता है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा, ये क्वेश्चन पहले आ गया, ये बाद में आया, बट ये चीज़ मैंने पहले ही ना अपने शॉर्ट नोट में एक्सट्रैक्ट की हुई थी। तो यहाँ पर मुझे ना वो पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा, सिंपल ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा कि अगर हमारा रेडियस डबल हो रहा है तो मास डबल हो जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर लिया। देन आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड था। अब यहाँ पर बैठ के अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, यार यहाँ पर क्या लग सकता है, लेकिन मुझे पता था भाई पोटेंशियल एनर्जी पे मास और एच है, और ये रेडियस के साथ कैसे वेरी कर रहा है और ये कैसे वेरी कर रहा है, और यहाँ से मैंने निकाला अपना रिलेशन, ठीक है। तो ये ना चीज़ें आप लोगों को ना ऐसी सॉर्टेड वे में करनी चाहिए। देखो वैसे इतना टाइम है भी नहीं, लेकिन अभी इतना कम टाइम भी नहीं है। जो चीज़ आप कर रहे हो ना, जैसे जितना कर लिया वो ठीक है, लेकिन अभी भी 12th का आपका फिजिक्स का क्वेश्चन रह रहा होगा, तो ट्राई करना कि इस टाइप से ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना साइड में लिख लेना अपना। अब चलो मैंने तो डीपी निकाल ली है, लेकिन आप लोगों को ना अलग से रजिस्टर मेंटेन कर लेना और लिख लेना ऊपर कि ये डीपी है और इसका ये वाला क्वेश्चन, इसका ये कॉन्सेप्ट है। जब आप सॉल्व करने बैठे तब आप सामने रख लेना। इस तरीके से ना आपके ना ये क्वेश्चन ईजी वे में हो जाएंगे। तो जी ब्रेक के बाद मैं आ गई थी दोबारा पढ़ने, एंड ये मैंने पहनी है घाघरा चोली। अभी ना मेरा बायोलॉजी का जो ये चैप्टर है ना, इसका थोड़ा सा टॉपिक रह गया है। अच्छा मैं ये इसलिए बता रही हूँ, लाइक आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि कितना टाइम लगता है आपको एक चैप्टर बायोलॉजी का करने में, तो प्रॉपर बताऊँ तो 1 आवर लग जाता है। एंड हाँ मैं इतने कम टाइम में नहीं करती हूँ, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ 30 मिनट का जो स्लॉट है ना, मैं इसको एक्सचेंज करती रहती हूँ, लाइक 30 मिनट बाद हर सब्जेक्ट को चेंज करना फाइनली, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट आपको दिखना है, तो इसमें मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड ऑल्सो टाइम देख सकते हैं हमारा टाइम क्या हो रहा है। एंड टुडे इज सैटरडे, और अब मैं करूँगी ये अपने नोट्स, जो मेरे एनसीईआरटी वाले नोट्स हैं। बेसिकली आज मेरा ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है ना, ये कंप्लीट करना था मुझे। एंड अभी जो टाइम हो रहा है ना, ये बहुत लेज़ी वाला टाइम है। इस टाइम में ना पढ़ने का मन नहीं करता, आपको सोने का मन करता है। तो मैं सोच रही हूँ पहले रूम में थोड़ी अपनी लाइट कोजीनेस से इंक्रीज़ करूँ, सो दैट मैं उसको देख के पढ़ सकूँ। अदरवाइज़ ना सनलाइट की वजह से ना मैं सो जाऊँगी। एंड चलो फिर मिलते हैं आपसे दूसरे ब्रेक के बाद।
फाइनली आफ्टर 3 डेज़ मैं कर रही हूँ थर्मोडायनेमिक, क्योंकि करंट करने में मेरे 3 दिन चले गए। एंड बेसिकली मुझे था कि हाँ मेरा वो 2 दिन पहले हो जाएगा, आज से 2 दिन पहले, बट नहीं हुआ। एंड फाइनली अब हो गया है, तो हम थर्मोडायनेमिक करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, लाइक जो यकीन टू बैच में पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने इस ईयर सर का ये लेक्चर नहीं लिए हैं इसके। तो अगर आपने लिए हैं, आप लास्ट ईयर के हैं, मतलब ड्रॉपर थे, तो मुझे एक बार ये मैसेज मतलब कमेंट में बता देना कि सर ने कुछ न्यू तो नहीं कराया, क्योंकि अगर उन्होंने कराया होगा ना तो मैं वो लेक्चर देख लूँगी। अदरवाइज़ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ इसके, एंड लास्ट ईयर वाले नोट्स ही कर रही हूँ। सो मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का, जो पढ़ रहे हैं एंड जो ड्रॉपर है स्पेशल। अभी मैं कर रही हूँ PYQs थर्मोडायनेमिक के। तो आपको बिना पता है, जब भी आप कोई चैप्टर कर रहे हैं उससे पहले PYQ ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि ना उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो चीज़ आपने पढ़ी कि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ी भी या नहीं। या फिर कभी कभी ये होता है कि आप क्वेश्चन बहुत सारे लगा लेते हैं पर आपको डर लगता है कि एग्ज़ाम में आपसे कुछ होगा नहीं होगा, तो इसलिए आपको PYQs लगाने चाहिए अपने नोट्स के बाद। देन उसके बाद आपको अपनी जो भी आप बुक कर रहे हैं या कोई DPs कर रहे हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। सो मैं भी अभी राइट नाउ अपने PYQs ही सॉल्व कर रही हूँ थर्मोडायनेमिक चैप्टर के। देन उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी इस चैप्टर की DPP, जो हम मुझे फिजिक्स वाला मतलब यकीन टू बैच में मिलती है। ओके, ये है केमिकल बॉन्डिंग की DPs। आज मैं इनको सॉल्व करने वाली हूँ। तो इनको भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करूँगी जैसे मैंने फिजिक्स में किया हुआ है, सो दैट मैं इसको बार बार रिवाइज कर सकूँ। जब आप एक चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर होता है रादर देन आप बहुत सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर। मेरी ये DPs हो गई थी केमिकल बॉन्डिंग की। एंड आप टाइम देख सकते हैं, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हमारा 4:30 हो रहे हैं। एंड मेरे फ़ोन की भी बैटरी डाउन हो गई थी, एंड उसके साथ मेरे टैब की भी बैटरी डाउन हो गई थी, एंड ऑल्सो मेरी भी बैटरी डाउन हो गई थी। तो मैंने ब्रेक लिया, एंड ब्रेक के बाद मैं दोबारा से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। आप देख सकते हैं रात होने ही वाली है, और जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है हमारा 7। सो बेसिकली ऐसा नहीं है मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया था, बट बीच में मैंने शूट नहीं किया था, मैं नीचे ही बैठ के पढ़ने लगी थी। एंड अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी बायोलॉजी फिर से। हेलो यू गाइस, सो फाइनली टाइम देख सकते हैं हमारे 9 PM हो रहे हैं। एंड टाइम ये चेक करें आप, सैटरडे है आज, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी फेक कर रही हूँ। अच्छा, तो ये देखिए मेरा जो टारगेट था ना वो था थर्मोडायनेमिक, जो हो चुका है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कर लिया है, एल्डिहाइड कीटोन भी कर लिया है, जो भी आज साइड में आप बुक देख सकते हैं मैंने इससे किया है। एंड ऑल्सो मैंने केमिकल बॉन्डिंग भी किया है, बट मेरा पीरियोडिक रह गया है, मतलब और इकोलॉजी
मतलब मैं इकोलॉजी इसलिए लिखा है कि एक चैप्टर तो करना ही है। मैं उसका चैप्टर का क्या नेम लिखती। सो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि टारगेट पूरा कंप्लीट ही होता है, वो तो कभी कभी होता है, रेयरली कि टारगेट हो जाए। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग के साथ, वो भी कल। चलो अच्छे से पढ़ते रहो एंड बाय एवरीवन।